हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैपिटल अकाउंट बैलेंस को समझेंगे कि बीओपी के अंदर कैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकाला जाता है। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है। करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर वो ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया जाता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कराता। बट कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैसे आएगा, ये उन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करता है, ये उन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करेगा जो बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कराएगा, अफेक्ट कराएगा। सही है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम बोरोइंग्स करते हैं तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा एसेट बढ़ता है। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर जो तुम ट्रांजैक्शंस देखने वाले हो, एज बिकॉज दे चेंज द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस, तो तुम्हें बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब देखने को मिलेगा। सही है। तो एक एक करके मैं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करता जाता हूं। सबसे पहला क्या क्या चीज आता है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। जैसे करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकाला जाता था, तुमने देखा था, ट्रेड बैलेंस, उसके बाद हमारा सर्विसेज का बैलेंस, उसके बाद हमारा करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, इनको कंसिडर करके करंट अकाउंट का बैलेंस निकाला गया था। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैसे निकाला जाएगा। यस, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट इनमें भी कैटेगराइजेशन है। तो क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बोरोइंग्स, एज ऑब्वियस। तो बोरोइंग्स के अंदर दो तरीके का बोरोइंग्स होता है। एक है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओके, दोनों ही बोरोइंग्स बिल्कुल सेम है, बट इसमें एक एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का। जब हम बोरोइंग्स करते हैं मार्केट से एट द मार्केट इंटरेस्ट रेट, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहा जाता है। फॉर एन इंस्टेंस, मान लो मैं किसी और देश से पैसा रेज कर रहा हूं, बोरोइंग्स कर रहा हूं, और राइट नाउ मार्केट में जो रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, वो 15% चल रहा है। तो जो मार्केट में चल रहा है एग्जैक्टली उसी रेट में मेरे को बोरोइंग्स मिल रहा है, मतलब उसी रेट में मेरे को लोन मिल रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इधर इधर हमारे को कोई कंसेशन नहीं मिल रहा। बट मान लो अगर मैं किसी देश से पैसा उठाने जा रहा हूं और उसने मेरे को कंसेशन दे दिया, बोल रहा है कि भाई चलो तुम तो मेरा दोस्त हो, 15% तो मार्केट का रेट है, तुम मेरे को 7% दे देना, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो बोरोइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन दैट इज मेड अवेलेबल एट the current market rate and the other one which is made available at a concessional rate. Okay, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कैपिटल अकाउंट का आइटम है, बिकॉज इट चेंजेस द लायबिलिटी स्टेटस, लायबिलिटी हमारा बढ़ जाता है। और अगर हम करते हैं तो ये हमारा एसेट को बढ़ा देगा। सही है। ओके, अगर हम बोरोइंग्स करते हैं तो फॉरेन करेंसी आएगा और वो लायबिलिटी को बदल देगा, और अगर हम करते हैं, हम किसी और देश को देते हैं, तो वो हमारा एसेट को बढ़ा देगा, बट हमारे से फॉरेन करेंसी चला जाएगा। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का बात करूं, इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स और इट कैन बी डन इन टू वेज। वन इज एफआईआई एंड द अदर वन इज एफडीआई। एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी और देश का जो जो शेयर्स है, और देश का जो कंपनीज है, उनमें जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह होता है, उनमें जब निवेश करते हैं तो उसको एफआईआईस, मतलब वो एफआईआईस करता है। बेसिकली दे आर बेसिकली कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और अगर मान लो मैं किसी और देश में जाके वहां पर बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, मशीनरीज वगैरह लगा के पूरा फुल फ्लेजेड में बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, लैंड वगैरह एक्वायर करा के, ठीक है, या फिर लैंड रेंट पे लेके मैं पूरा बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड एज एफडीआई। बिकॉज उस देश में अगर जाना होगा तो मेरे को फॉरेन करेंसी लेके जाना पड़ेगा, राइट, फॉरेन करेंसी उधर इन्फ्यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली ये हमारे को भी मिल सकता है, हमारे को मिल सकता है अगर कोई और कंट्री का कंपनीज या फिर और कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश में आके शेयर्स वगैरह में पैसा लगा रहा हो या फिर एफडीआई कर रहा हो, तो क्या होगा, तो बेसिकली हमारे को फॉरेन करेंसी मिलेगा। सो दैट्स कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एसेट बढ़ता है, और जब भी इन्वेस्टमेंट हमारे को मिलेगा क्या होगा, तब लायबिलिटी में चेंजेस आएगा, बिकॉज हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज कोई आके मेरे को इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एनआरआई डिपॉजिट। अब एनआरआई डिपॉजिट क्या है, ये है थर्ड कंपोनेंट। ये हो गया पहला कंपोनेंट, ये दूसरा, ये है थर्ड। जब एनआरआई डिपॉजिट का हम बात करते हैं, सबसे पहले समझ लो कि जब भी कोई
इंसान या फिर जब भी कोई इंडिविजुअल देश के बाहर जाता है ना, उसको एक इंडिया का बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? एनआरआई कहा जाता है। तो वो जो भी पैसा कमा रहा है ना, वो इंडिया का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा जमा करता है फॉर सेविंग्स पर्पस, ठीक है। तो वो जो पैसा जमा होता है वो एनआरआई डिपॉजिट कहा जाता है, उसको एनआरआई डिपॉजिट कहा जाता है, सही है। तो what is NRI deposit? NRI deposit is nothing but the money that is been sent by an NRI into an Indian bank account which is basically opened by him only, right? That's NRI deposit. But एक चीज याद रखना, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना विद करंट ट्रांसफर्स। अगर तुम्हें याद होगा, करंट अकाउंट के अंदर हमने करंट ट्रांसफर्स डिस्कस किया था। करंट ट्रांसफर्स क्या है? करंट ट्रांसफर्स आर बेसिकली अगर कोई और देश से मेरे को रेमिटांसेस मिल रहा हो, जैसे कि मान लो मेरा कोई रिलेटिव यूएस में रहता है और वो मेरे को रेमिटांसेस भेजता है, ठीक है, फैमिलीज को, रिलेटिव्स को रेमिटांसेस भेजता है, तो उसको करंट ट्रांसफर कहा जाता है। बट ये एनआरआई डिपॉजिट जो क्या है, ये किसी रिलेटिव को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है उसमें आके जमा हुआ रह जाएगा, सही है। सो NRI deposit is basically a capital account component, whereas current transfers are current account component only. Okay. चौथा क्या है? चौथा जो है वो है बैंकिंग कैपिटल, ठीक है, बैंकिंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? देखो, हमारे देश का जो बैंक्स है ना, वो किसी फॉरेन कंट्री में एसेट एक्वायर कर सकता है, लैंड खरीद सकता है या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो जब खरीदता है, पैसा जाता है बाहर, ठीक है, और सिमिलरली उसको जब पैसों का रिक्वायरमेंट होगा वो उन एसेट्स को बेच सकता है, तब फॉरेन करेंसी आएगा। सो दैट्स कॉल्ड एज बैंकिंग कैपिटल। व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? इट इज नथिंग बट आर बैंक्स व्हेन दे acquire assets in other countries and when they sell those assets after a certain point of time. Similarly कोई और बैंक भी कर सकता है, फॉरेन बैंक हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर सकता है, एसेट एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना, and then they can sell those also whenever they are in need of fund. Okay. Number five in the last item is short-term credit. Now, what is short-term credit? Short-term credit जो है that is nothing but जब हम goods and services acquire करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम goods and services या फिर कोई भी चीज हम खरीदते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं और बाद में जाके हमें पेमेंट करना पड़ता है, सही है। तो जब हम बाद में पेमेंट करते हैं ना, तो वो जो हम पेमेंट करते हैं, जो आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहा जाता है, उससे पैसा आउटफ्लो होता है। सिमिलरली कोई और कंट्री अगर हमारे से खरीदता है और पेमेंट नहीं करता लेकिन बाद में पेमेंट करता है, वो जो इनफ्लो है, दैट्स बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सो व्हाट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज नथिंग बट arrangement of credit that was given or that was availed by us, and later on out of that, when we need to pay the money or when we need to receive the money, receive the foreign currency, that's basically short term credit. So it's a basically loan only, it's a loan arrangement only and nothing else, okay, but for a short term period. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? जब इन सभी चीजों का बैलेंस जब निकाला जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या है? बिकॉज हमें भी मिलता है और व्हाट टू से हमारे से फॉरेन करेंसी चला भी जाता है इन कारणों की वजह से। तो जब भी हम बैलेंसेस निकालेंगे हर एक आइटम का, बोरोइंग्स का बैलेंस निकाल लिया, हमने भी बोरोइंग्स किया होगा या फिर कोई और देश हमसे भी बोरोइंग्स किया होगा, तो हर एक आइटम का बैलेंस निकालना पड़ेगा। जब तुम बैलेंस निकाल लोगे और बैलेंसेस को ऐड कर दोगे, तुम्हें कैपिटल अकाउंट के अंदर व्हाट टू से फाइनल बैलेंस देखने को मिल जाएगा, राइट। सो वी आर डन विद कैपिटल अकाउंट बैलेंस आल्सो। Then we will understand in our next video what is the purpose of official reserve account balance and how do we treat the official reserve account balance in the BOP statement.